नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया में हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। बजट सेशन से पहले नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं तो दूसरी तरफ है नीतीश कुमार। जी हाँ, दो बैसाखियां जिन पर ये सरकार टिकी हुई है। एक बैसाखी एक तरह की डिमांड लेकर आती है। मोदी जी को लगता है चलिए अब इनकी डिमांड पर गौर फिक्र किया जाए और जैसे तैसे करके कुछ मान मनोबल करके एक बीच का रास्ता निकालकर उनकी मांगों को पूरा करने की कोशिश की जाए, तो फिर दूसरा सर उठा लेता है। आपको पता ही है कि चंद्रबाबू नायडू आए थे यहाँ पर दिल्ली में, कई कई मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई थी, फाइनेंस मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई थी। एक लंबी लिस्ट उन्होंने, माफ कीजिएगा, एक लंबी लिस्ट उन्होंने सौंपी थी और की अपनी डिमांड की। और ये माना जा रहा है कि आने वाले बजट सेशन में उनको 60,000 करोड़ रुपए का अप्रूवल, जो उनका रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, उसके लिए दे दिया गया है। अब यहाँ पर नीतीश कुमार पिक्चर में आते हैं। नीतीश कुमार ने भी यहाँ पर अपनी विशेष मांग रख दी है। जी हाँ, विशेष मांग यानी कि विशेष राज्य का दर्जा। आपको पता है कि लगातार नीतीश कुमार इस मांग को रखते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उसको लेकर आंदोलन करेंगे और साफ तौर पर उनका ये कहना था कि जो मांगे हैं उनकी उस लिस्ट में सबसे पहले आता है विशेष राज्य का दर्जा। अभी दिल्ली में भी जब कार्यकारी की बैठक हुई थी तब भी उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की जो मांग है उसको अपनी लिस्ट में टॉप पर रखा था। अब जबकि बजट सेशन शुरू होने जा रहा है इसी 22 जुलाई से, जो कि 12 अगस्त तक चलेगा, और 30 जुलाई को बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, उससे पहले विशेष पैकेज को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एक नहीं, कई कई मंत्रियों की तरफ से ये कहा गया है, राज्य के जेडीयू के एक मंत्री की तरफ से कहा गया है, जीतन राम मांझी के विधायक और जो मंत्री हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जेडीयू की तरफ से ये कहा गया कि अभी अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलने में अगर वक्त है तो बिहार को इतने में विशेष पैकेज दिया जाए, ताकि उसको जो बीमारू स्टेट का टैग उस पर लगा हुआ है उससे उसको निकाला जाए। और यहाँ पर मांग की गई है 30,000 करोड़ की। ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जेडीयू की तरफ से 30,000 करोड़ की मांग यहाँ पर रखी गई है। तो बिहार की जो सियासत है वो लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। एक तरफ नीतीश कुमार लगातार ये प्रेशर बनाए हुए हैं कि इलेक्शन अगले साल नवंबर में ना होकर बल्कि इसी साल कराया जाए। और आपको ये भी पता है कि उनकी इस मांग को अभी तक मांगा नहीं गया है और इसको लेकर किसी तरह की बातचीत बीजेपी के बीच नहीं हो रही है। ऐसे में नीतीश कुमार साफ तौर पर प्रेशर टेक्निक जो है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनको विशेष पैकेज दिया जाए, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और इस बजट सेशन से पहले उन्होंने अपनी मांगों का पिटारा खोल दिया है। जब कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पर हुई थी, दिल्ली में हुई थी, जिसमें संजय झा को आपको पता है कि वर्किंग प्रेसिडेंट पार्टी का बनाया गया था, उसके बाद अटकलें लग रही थी कि क्या बीजेपी के प्रेशर में काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, और आखिर नीतीश कुमार की इतनी मजबूरी क्या है कि बीजेपी से आए, हालांकि अब वो जेडीयू का हिस्सा हैं, लेकिन माना जाता है कि बीजेपी के अभी भी बहुत करीबी हैं संजय झा, उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट। लेकिन कहानी यहाँ पर पलट जाती है। अब आप देखिए कि नीतीश कुमार ने एक बेहद अहम फैसला लिया है। नीतीश कुमार के सलाहकार रहे, आईएएस ऑफिसर रहे और पटना के जिला अधिकारी रहे मनीष कुमार वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है नीतीश कुमार ने। और इसी से ही ये कहा जा रहा है कि बिहार की सियासत में इन नई चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि आखिर नीतीश कुमार ने, जो एक समाजवादी चेहरा माने जाते हैं, मनीष वर्मा, ये उन्होंने सद्भावना यात्रा भी निकाली थी, उन्होंने 2018 में वीआरएस लिया था, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, समाजवाद का चेहरा माने जाते हैं। वो इस बात से भी नाराज हुए थे जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया था, लेकिन अब उन्होंने फॉर्मली जेडीयू ज्वाइन की 9 जुलाई को, और उसके बाद अब उनको राष्ट्रीय महासचिव पार्टी का बना दिया गया है। तो ये क्या आने वाला जो चुनाव है
जो विधानसभा का जो चुनाव है, जिसके लिए तमाम जुगत नीतीश कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उसके लिए ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं? और अगर नायडू की बातों को मान लिया जाता है, उनको ये स्पेशल पैकेज दे दिया जाता है और नीतीश कुमार को दरकिनार किया जाता है, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार, जिनके नाम के आगे पलटू राम लग चुका है, क्या एक बार फिर से पलटी मारेंगे? विशेष राज्य के दर्जे को लेकर कांग्रेस से लेकर आरजेडी सब ने मोर्चा खोल दिया है और नीतीश कुमार पर उन्होंने कटाक्ष किया है और ये कहा है कि आखिर इतने मजबूर नीतीश कुमार क्यों नजर आ रहे हैं। उनकी इस मांग को, विशेष पैकेज की, विशेष राज्य की इस मांग पर बीजेपी आखिर गौर क्यों नहीं कर रही है, क्यों उस पर बात नहीं कर रही है, क्यों इतने गिड़गिड़ाते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं? उसके अलावा आपको पता ही है, जिस तरह से पुल गिरने का सिलसिला जारी है, नीतीश कुमार की अलग अलग तरह की वीडियोस जो है वायरल है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और उस पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। तो ऐसे में ये साफ है कि बजट सेशन से पहले नरेंद्र मोदी की मुश्किलें, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बेहद बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र से लेकर बिहार और बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश, सब जगह से जिस तरह से घिरती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, उससे ये साफ जाहिर है कि इस बजट में उसके ऊपर दो प्रेशर हैं। एक प्रेशर कि कैसे वो नायडू और नीतीश इन दोनों को मनाएं और इन दोनों के लिए आखिर वो थाली में सजाकर क्या दें, क्योंकि मंत्रिमंडल में तो उनको सिर्फ झुनझुने ही पकड़ाए गए हैं। और दूसरी तरफ जो आम आदमी, जो कि महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है, आपने गुजरात को वीडियो तो देखा ही होगा, आखिर उसको वो क्या दें ताकि किसी तरह की, जिस तरह की विरोध की आवाजें लगातार बुलंद हो रही हैं और इसमें विपक्ष मजबूत है, जो आम आदमी की आवाज बनकर सामने आ रहा है, उसको कैसे शांत किया जाए। भले ही विदेश में जाकर वो अपने लिए दूसरी तरीके के हेडलाइंस बटोरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन देश में उनके लिए ये तमाम चिंताएं और चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर मेहमानों को ले आइए। अभी मेरे साथ हेमंत अत्री जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, और अब से कुछ ही देर में हेमंत कुमार जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, जो बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते और परखते हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। ये जो प्रेशर टैक्टिक्स जो चल रही हैं, जिन दो बैसाखियों पर ये सरकार टिकी हुई है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, दोनों ही बैसाखियां मंत्रिमंडल में भले ही उनको झुनझुने पकड़ाए गए हों, लेकिन इस बजट सेशन से पहले उन्होंने पूरे तरीके से कह दिया है। अभी आपने देखा ही था कि चंद्रबाबू नायडू तो आए थे दिल्ली में उन्होंने सबसे मुलाकात की, अलग अलग मंत्रालयों से जाकर मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की थी और बता दिया था कि उनको क्या क्या चाहिए, और ये बताया जा रहा है कि 60,000 करोड़ रुपए उनके अप्रूव हो गए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की तरफ से, यानी कि जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है इस बजट सेशन से पहले कि उन्हें विशेष पैकेज दिया जाए और 30,000 करोड़ की उनकी मांग है। ये आने वाले बजट सेशन से पहले जिस तरह की मांगे रखी जा रही हैं, और अगर चंद्रबाबू नायडू की पूरी हो जाती हैं और नीतीश कुमार को अगर दरकिनार किया जाता है, तो क्या आपको लग रहा है कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं, या फिर अभी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है? बुशरा जी, एक कहावत है, तुम्हें कोई और नहीं और हमें कोई ठौर नहीं। ये हकीकत आज चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की, तीनों की आप स्थिति देखिए। आपने कहा 60,000 करोड़ रुपए का उनको पेट्रो हब दे दिया गया है। पेट्रो हब के आपको एक रात में, एक महीने में, एक साल में कोई 60,000 करोड़ रुपया नहीं देना आपको। अभी तो उसकी कोई लोकेशन भी फिक्स नहीं हुई है। ये बेसिकली एक पोस्टरिंग है। नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को, अपने वोट बैंक को ये चीज इस्टेब्लिश करनी है कि देखिए, हम बिना कीमत वसूले केंद्र को समर्थन नहीं दे रहे हैं, हम आपके लिए बार्गेनिंग कर रहे हैं। उस कड़ी के अंदर जो पहली जीत मिली है पार्शियली, वो मिली है चंद्रबाबू नायडू को इस पेट्रो हब के तौर पर। और ये जो पैसा है ये 10 साल में जाएगा, कोई एक दिन में नहीं जाने वाला। अभी तो उसकी लोकेशन भी फिक्स नहीं है। उसको कौन बनाएगा? इंडियन ऑयल बनाएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बनाएगा, क्या करेंगे अभी कुछ क्लियर नहीं। अभी केवल इन प्रिंसिपल अप्रूवल है। मूल डिमांड क्या थी, सोचना पड़ेगा आपको। बिटवीन द लाइन्स क्या है मूल डिमांड? दोनों की क्या है कि हमारे राज्य को विशेष पैकेज दिया जाए, दोनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। क्या दे दिया? क्या अकेले चंद्रबाबू नायडू को अपनी नई राजधानी के लिए 90,000 करोड़ रुपए चाहिए, दे दिए क्या? और उनकी तमाम विश लिस्ट है। देखिए, सबको ये पता है, चाहे नायडू हो, चाहे नीतीश हो, चाहे मोदी हो, कि एक खास तरह की पोस्चरिंग। और चंद्रबाबू नायडू को अगर लंबे समय के बाद सत्ता में आए हैं वहां पर,
तो उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाना पड़ेगा। नीतीश कुमार को अपनी सत्ता कायम रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, क्योंकि अगर आप सामान्य स्थिति में भी देखेंगे तो बिहार में 1.25 साल के बाद चुनाव होने वाला है विधानसभा का। नीतीश क्या चाहते हैं? नीतीश ये चाहते हैं, ये सारी चीजें तो एक है। नीतीश अब तक क्या टैग लिए घूम रहे थे? सुशासन बाबू का। आपने इंट्रोडक्शन में क्या कहा कि उनके सारे सुशासन का कच्चा चिट्ठा खुल गया है। जिस तरीके से पुल बह रहे हैं, जिस तरीके की तमाम चीजें सड़कों पर दिख रही है, तो वो दिख गया। अब क्या है कि वो जितना जल्दी हो सके वो पहली वसूली क्या करना चाहते हैं। ये सारी सेकेंडरी चीजें, 30,000 करोड़ फला, ये असली उनकी वसूली है कि किसी तरीके से बिहार के अंदर इलेक्शन प्रीपोन हो जाए, इसी साल अक्टूबर में हो जाए, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ हो जाए। उससे क्या लाभ होगा आप देखिए। आज की तारीख में मोदी फंसे हुए हैं। नीतीश के पास केवल अपनी पार्टी की अगर आप बात करें, केवल 43 एमएलए, 43। बीजेपी के पास 74 है और जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 75 खुद के हैं। तो बिल्कुल स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे कौन बैठा हुआ है? तेजस्वी। किसी कारण से लोकसभा के समीकरण उनके नहीं बने, लेकिन वो मेन चैलेंजर थे। बीजेपी की दुविधा देखिए क्या है बिहार के अंदर। आंध्रा में ऐसा कुछ नहीं, आंध्रा में दोनों चुनाव साथ ही हुए, अभी 5 साल की बात है, कोई चक्रांतर नहीं। बिहार के अंदर क्या है कि बीजेपी के पास एक नेता थे ले देकर के, बड़े नेता सुशील मोदी, वो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे। उनके भी पिछले दिनों आपने देखा, देहांत हो गया। तो अब उनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसका वो कदकाठी हो, जिसमें वो किसी को चुनौती बीजेपी खुद के दम पे दे सके। और बीजेपी ये चाहती है कि समय पर चुनाव हो और अगली बार हम खुद चैलेंजर बन के निकले, हम सत्ता के लिए दावेदारी करें, हम मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी करें। ये उनकी दबी हुई इच्छा सालों से है। बाकी हेमंत जी ज्यादा बताएंगे। बीजेपी मुख्य धारा की राजनीति और सीएम की कुर्सी की राजनीति खुद करना चाहती है बिहार में, और खासतौर पे अब इसलिए भी दबाव ज्यादा बढ़ गया क्योंकि यूपी का आपने चुनाव परिणाम देख लिया। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम रहा है, वो अगली बार बहुत बड़ी चुनौती बिहार में होने वाला है। इस बार तो बीजेपी एनडीए की नैया पार हो गई, लेकिन तेजस्वी केवल 9 सीट आई। तो अगली बार बिहार में और ज्यादा बेहतर स्कोर करना चाहेंगे लोकसभा के हिसाब से। वो कब होगा? जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। तो वो बीजेपी किसी सूरत में ये नहीं चाहती कि चुनाव जल्दी हो। नीतीश इस बात को समझते हैं, वो चाहते जितना जल्दी चुनाव हो जाए, अक्टूबर में हो जाए। तो ये सारे द्वंद के लिए पोस्चरिंग है बुशरा जी। एक आपको ध्यान होगा, मोदी जी ने एक बड़ी घोषणा की थी, कितना दे दूं आपको, बिहार का ध्यान होगा आपको, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़। याद है ना, वो बड़ा फेमस मीम बने थे उसके। उसमें से कितने दे दिए जरा नीतीश जी बता दें, और मोदी जी बता दें कितने पैकेज दे दिया उसमें। तो ये लफाजी की राजनीति है, पोस्टरिंग की राजनीति है, और ये केवल चुनावी राजनीति पर केंद्रित है। इससे बिहार की जनता को कितना मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, ये ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की बात है। अब इसमें जी। कितना उनको अकोमोडेट करते हैं, नहीं करते हैं, घोषणा ही तो करनी है। वहां घोषणा कर दी, यहां भी कर देंगे, क्या खास बात है। सवाल तो अल्टीमेटली उसकी डिलीवरी का है। कोई पूछे कि आपने 1 लाख करोड़ का पैकेज कहा था, वो कहां गया? मुख्य डिमांड तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की है, दे दिया क्या? सुशासन बाबू का सुशासन दिख रहा है। बिहार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जिन पैरामीटर्स पे आज से 20 साल पहले था, आज भी वहीं खड़ा है। कोई प्रोग्रेस दिख रही है कि? तो ये सारी सूरत हाल में इस तरह की पॉलिटिकल पोस्टरिंग की जाती है कि देखिए मैंने दबाव बढ़ाया, मैं 30,000 करोड़ ले आया, मैंने विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया, ये कर दिया। अल्टीमेट बात है डिलीवरी की। आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा? न्यूट्रिशन पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? एजुकेशन पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? डिलीवरीज पे फर्क पड़ा कि नहीं? हेल्थ सर्विसेज हैं आपकी, सैनिटेशन सर्विसेज हैं आपकी, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं आपकी, वो सारी चीजें वो देखी जानी है। उस मामले में बीजेपी और जो नीतीश की सरकार है, उनके पास बहुत ज्यादा कोई साफ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं, और ये सारा देश देख भी रहा है। इसलिए ये सारी पोस्टरिंग हो रही है कि हमने दबाव बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया। आपने जिक्र किया आईएएस अधिकारी वर्मा का कि उसको लेकर के आए, तो आप ये कल्पना कीजिए कि आपने उड़ीसा में देखा कि एक आईएएस को वो भी रखते थे सामने। उस आईएएस के कारण ही उनका क्या हश्र हुआ, केवल और केवल क्योंकि आईएएस सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं धमकियों के और तमाम चीजों के। तो वहां पर जो इनको लेके आए थे उड़ीसा में पटनायक, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं बचा लोकसभा के अंदर, और तय क्या था कि ये बाहरी है। आप ये देखिए कि नीतीश इतने सीनियर लीडर हैं, उनको पार्टी अपना कार्डर नहीं मिल रहा है। कभी वो बीजेपी से आए हुए व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं, कभी किसी आईएएस को जनरल सेक्रेटरी बनाते हैं।
अपना कार्डर कहाँ गया उसका? उस बारे में हेमंत जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे मुझे लगता है। जी बिल्कुल। और हेमंत कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और देश और बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से वो जानते हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत आपका। सवाल मेरा ये कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है? कभी नीतीश कुमार इंजीनियर साहब के पैर पड़ते हुए नजर आते हैं, कभी मोदी जी का हाथ चेक करते हैं, कभी उनके पैर छूते हुए नजर आते हैं। उसको लेकर भी अलग अलग तरह की खबरें हैं। अब उन्होंने जिस तरह से मनीष कुमार वर्मा जो हैं उनको बनाया है, राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, और इस सब के बीच जो बजट सेशन है उससे पहले एक बार फिर से विशेष राज्यों और विशेष पैकेज की मांग जो है उसने सियासत तेज कर दी है। क्या अपनी फेस सेविंग के लिए नीतीश कुमार ये सब कुछ कर रहे हैं, ये प्रेशर बना रहे हैं? और अगर ये नहीं मिलता है उनको और उनके ऊपर अगर तरजीह चंद्रबाबू नायडू को दी जाती है, तो क्या वाकई में इस कंडीशन में है नीतीश कुमार कि कोई फैसला ले सके? क्या एक बैसाखी गिर सकती है? क्या इतनी मजबूती दिखा सकते हैं नीतीश कुमार? धन्यवाद बुस्रा जी, मुझे जुड़ने में थोड़ा विलंब हुआ इसलिए क्षमा चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि नीतीश जी जो विशेष राज्य के दर्जे की जो बात उनके मंत्री कर रहे हैं, नीतीश जी भी जब बिहार में जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई थी तो उस समय उन्होंने ये बात उठाई थी और कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। उस समय संयोग से वो बीजेपी के विपक्ष के खिलाफ में थे वो। तो नीतीश जी की जो यह मांग है, यह आप सबको पता है कि बहुत पुरानी मांग है। 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने इस मांग को रखा और इस मांग को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए एक बड़े पत्रकार जो अब राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश जी, उन्होंने तो अपने अखबार को इसके लिए समर्पित किया था और संयोग से मैं भी उस अखबार में काम कर चुका हूं और उस दौर में मैं भी था जब उस अखबार की ओर से अब कैंपेन चलता था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। पूरे देश भर से जो लोग भी बिहार आते थे, जो डिग्नेटरीज आते थे, उनको बुला करके दस्तखत करवाया जाता था, उस सिग्नेचर उनका लिया जाता था इसके पक्ष में। तो ये मांग उनकी काफी पुरानी है, लेकिन सवाल उठता है कि ये बीच में भूल जाते हैं फिर उसको उठाते हैं। तो मकसद क्या है इसके पीछे? तात्कालिक मकसद मुझे लगता है कि ये है कि जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट आने के बाद, ये जब रिपोर्ट आई कि बिहार में लगभग 35-36% ऐसी आबादी है जिसकी आय 6,000 रुपए भी लगभग नहीं है, तो ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया कि 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको कि सरकार ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ये हम इनको 2 लाख रुपए स्वरोजगार के लिए सहायता राशि देंगे और वो वापस नहीं करना है आपको। तो ये एक बड़ी घोषणा थी। अब उसके लिए पैसा कहां से आएगा? पैसे की तो जरूरत है, जो क्रंच है जो बिहार में पैसे की, वो सबको पता है। तो एक बड़ा ये मसला है कि उनको पैसा देना है और सामने चुनाव भी है और ये एजेंडा जब सामने आ गया है तो सरकार ने एक फॉर्मेट पूरा जारी कर दिया पूरे अपने अधिकारियों को कि आप ऐसे लोगों को उनसे आवेदन लीजिए और उनको कैसे पैसा मिलेगा इसके लिए पूरी प्रक्रिया शुरू कीजिए। लेकिन अब स्थिति ये है कि बिहार में 72,000 रुपए ये सालाना आमदनी का सर्टिफिकेट अंचल से जारी ही नहीं किया जा रहा है। एक तरफ सरकार ने कहा कि ये हम स्कीम अब लागू करने जा रहे हैं, दूसरी ओर कोई अंचल ऐसा नहीं है बिहार का जहां से इस तरह का कोई सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। यानी कि ये एक तरह से सरकार ने इसको पर्दे के पीछे से इसको रोक रखा है। तो नीतीश जी के सामने जो ये चुनौती है कि आप अब ये विशेष राज्य के दर्जों को लेकर के अथवा कोई विशेष पैकेज आप हासिल करें। आप बदली हुई परिस्थिति में नीतीश जी के सहारे, चंद्रबाबू नायडू के सहारे, दो ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके सहारे ये सरकार है, उस पर ज्यादा निर्भर है सरकार यह। तो ये माना जा रहा है कि नीतीश जी आज की तारीख में बहुत कुछ मनवा लेंगे। लेकिन आप याद कीजिए कि जब ये समर्थन देने जा रहे थे उस समय ऐसी किसी शर्त की बातचीत सामने नहीं आई। क्यों नहीं आई ये सब इस तरह की कोई बातचीत कि हाँ ये हमारी शर्तें हैं, आप लंबे समय से इसको नहीं मान रहे हैं? आप बताइए कि 2005 से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। सरकार भले ही गठबंधन बदल जाए लेकिन उसमें नीतीश जी अनिवार्य रूप से मुख्यमंत्री होते हैं और 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो इस अवधि में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का सवाल हो या बिहार को विशेष पैकेज देने का सवाल हो, इन दोनों सवालों पर जो एक तरह से चुप्पी रही है दोनों तरफ से, वो चुप्पी गौर करने वाली है।
इस बात को छोड़ दीजिए, आप एक बहुत छोटी सी मांग नीतीश जी की है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। नीतीश जी ने, मैं उस सभा का गवाह हूं कि उन दो सभाओं में नीतीश जी ने ये मांग उनके सामने रखी और प्रधानमंत्री जी ने इसकी नोटिस तक नहीं ली। अपने भाषण में उन्होंने इसकी चर्चा तक नहीं की कि हाँ इस पर हम कुछ करेंगे। वो बिल्कुल इसको इग्नोर करके वो अपना भाषण देकर के पटना से लौट गए थे। तो नीतीश जी ने इस बात को भी कभी कोई चर्चा में नहीं लाया। तो ये पूरा जो मसला है, सवाल ये है, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है कि आखिर फिर इतनी मजबूरी क्या है नीतीश कुमार की? नीतीश कुमार के पास ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही ऑप्शन है। नीतीश कुमार के पास आरजेडी ने, कांग्रेस ने कोई दरवाजे तो बंद किए नहीं है, और वो तो लगातार ये कहते रहे कि भाई आपके लिए दरवाजे खुले हैं, चचा कहते रहे हैं, इस तरह के किसी शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया। नीतीश कुमार की किसी मांग को माना नहीं जा रहा है, बल्कि अगर हम बिहार की पॉलिटिक्स को देखें तो उसमें बीजेपी के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, यहाँ तक कि जो उप मुख्यमंत्री तक है, उन्होंने कहा ना कोई किंग है ना कोई किंग मेकर है। और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से ये कहा गया कि भाई बीजेपी जो है उसके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाना चाहिए और हम अपने दम पर सरकार बना सकते हैं। इस तरह की तमाम बातें कहती रही। तो एक तरफ केंद्र जो है वो उनकी बातों को नहीं मान रहा है, दूसरी तरफ राज्य के जो बीजेपी के जो नेता हैं वो इस तरह की बातें नीतीश कुमार को कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी मजबूरी क्या है? क्या कोई फाइल या फिर कोई ईडी सीबीआई इस तरह का डर? आखिर ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी दुखती रग है जो बीजेपी के पास है, जो इतने मजबूर नीतीश कुमार नजर आते हैं, जो अपनी लगभग आखिरी पारी राजनीति की खेल रहे हैं? दूसरा जी, इसको समझने में थोड़ा मुझे लगता है कि नीतीश जी की बनावट और बुनावट को समझने की जरूरत है। नीतीश जी कोई जननेता नहीं रहे हैं। नीतीश जी का राजनीति में जो प्रादुर्भाव हुआ है वो किसी मास लीडर के रूप में नहीं आए हैं। वो भले ही जेपी आंदोलन में वो शामिल थे, लेकिन जेपी आंदोलन के वो बहुत अगुआ चेहरा के रूप में उस नेता के रूप में नहीं रहे जो कि आगे से लीड करता हो। उस टीम में जरूर वो थे। तो इनकी जो एंट्री 2005 में हुई, खास करके अगर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर आप देखेंगे तो वो क्या था, वो एक तरह से अर्थमेटिक ही तो था, जिस अंकगणित को साध करके ये आए थे। ये नीतीश जी राजनीति के रसायन शास्त्र को पढ़ना या उस पर काम नहीं करते हैं। नीतीश जी हमेशा राजनीति का जो अंकगणित है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और उसको जब डिकोड करते हैं तो नीतीश जी के सामने में वो सत्ता का दरवाजा खुल जाता है। तो नीतीश जी के लिए ये सबसे जो मुफीद, जो बीजेपी के साथ जो इनका जो अलायंस हुआ, हाँ ये अलग बात है कि बीजेपी के साथ जब इनका अलायंस हुआ तब बीजेपी उस समय निर्भर थी इनके ऊपर में। और ये हम लोगों ने देखा है कि नीतीश जी के सामने वो कहते हैं गांव घर में ना कि वो कोई मुंह अलगाने की हिम्मत नहीं करता था, अफसर और मंत्री कोई भी। लेकिन आज की तारीख में स्थिति ये हो गई हुई है कि नीतीश जी अगर अपने अधिकारी और अपने कर्मचारी या इंजीनियर के सामने अगर हाथ जोड़ रहे हैं तो यह सिर्फ उनकी किसी राजनीतिक मजबूरी का सवाल नहीं है। उनकी ये असामान्य स्थिति है उनके लिए। ये सब लोगों को पता है कि नीतीश जी बिल्कुल सामान्य व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो ये आखिरकार कैसे हो रहा है? वो इसलिए रहा है, मुझे जो लगता है कि जो हम लोग देख रहे हैं कि नीतीश जी के जो साथ जो लोग हैं, जो सलाहकार लोग जो हैं, जिसके बारे में बिहार में कहा जाता है कि गैंग ऑफ फोर, उसके बारे में मैं ये कैमरे के सामने नहीं कहना चाहता हूं कुछ, लेकिन उसको पूरी दुनिया जानती है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि उसमें एक अफसर शामिल हैं, उसमें 3 राजनेता शामिल हैं, और उनके ही कहने पर, उनके ही हितों को ध्यान में रख करके सत्ता वहां बदलती है और नीतीश कुमार कोई निर्णय लेते हैं। ये पूरे बिहार को पता है इस बात का। और खास करके आप याद करें कि जब इस बार जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी, उसके पहले क्या हुआ था? उसके पहले जो छापे पड़ने शुरू हुए थे ईडी के और सीबीआई के, उन इनकम टैक्स के, उन छापों में नीतीश जी के कैबिनेट के एक मंत्री के रिश्तेदार, अपने रिश्तेदार के यहाँ, उनके साले के यहाँ ये छापेमारी शुरू हुई। और उस समय चर्चा शुरू हो गई कि अब ये सरकार, ये अब गठबंधन टूटने वाला है, और वो सही साबित हुआ। मुझे लगता है कि बहुत दिन नहीं हुआ, बल्कि 4 महीने के बाद वो गठबंधन बदल गया छापेमारी के बाद। तो ये जो कहा जाता है कि ये लोग ही तय कर रहे हैं। तो नीतीश जी के साथ एक और दिक्कत है जो बहुत निजी मामला है, लेकिन एक बात, ये सबको, जो लोग दुनियावी लोग हैं, जो दुनिया में जो नाते रिश्तों को निभाते हैं,
नीतीश जी के साथ जी नाते रिश्ते जो है वो बिल्कुल उनके सीमित हैं। उनके मित्र ही जो है उनके नाते रिश्ते हैं, उनकी पत्नी नहीं है, उनके बेटे जो है वो उनसे उस तरह से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो नीतीश जी तो अगर मानिए तो वो बिल्कुल अकेले हैं, तो उनके सलाहकार जो लोग हैं वो सलाहकार अपने ढंग से उनको डील करते हैं। तो आज की तारीख में जो मनीष वर्मा को जो लाया गया है, तो मनीष वर्मा की अहमियत आप समझ लीजिए कि मनीष वर्मा इंटर स्टेट ट्रांसफर में वो गुजरात वहां ओडिशा से लाए गए थे यहाँ, और उसके बाद जब उनका टर्म पूरा हुआ 5 साल का, उनको वापस जाना था उड़ीसा, तो उनके लिए वीआरएस मांगा गया, वीआरएस नहीं मिला। संयोग से वो पीरियड जो था उस समय वो सरकार के खिलाफ ही ये लोग थे, तो उस समय नहीं मिला और नतीजा हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप समझिए कि कितनी अहमियत है मनीष वर्मा की नीतीश जी के लिए, और नीतीश जी की अहमियत मनीष वर्मा की नजर में है कि उन्होंने इस्तीफा दे दी, क्योंकि जब आप इस्तीफा देते हैं तो आपको किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता है, आपको जो सेवांत लाभ जो मिलता है वो लाभ नहीं मिलता है। तो मनीष वर्मा को सामने लाने के पीछे एक चीज तो ये भी है कि उनको काफी निकट है, दूसरी की जो ब्यूरोक्रेसी पर जो इनकी जो निर्भरता है। आप याद करें कि शायद आपने भी देखा होगा कि 2009 में इंडिया टुडे ने एक स्टोरी की थी नीतीश के नवरत्न, और उन नवरत्नों में उन फर्स्ट पेज पर तस्वीरें छपी थी उनकी, उसमें कोई भी पॉलिटिशियन नहीं था, सारे के सारे उसमें आईएएस और आईपीएस अफसर थे। आप समझ लीजिए कि किसी राजनीतिक व्यक्ति का नवरत्न अगर सिर्फ आईएएस और आईपीएस हो तो उनकी निर्भरता के बारे में आप समझ सकती हैं कि उनकी निर्भरता किस तरफ होगी। तो ये जो नीतीश जी के साथ दिक्कत है कि उनकी निर्भरता नौकरशाहों पर अधिक है, उनकी निर्भरता ऐसे राजनीतिज्ञों पर अधिक है जो कि मास लीडर नहीं है, जो कहीं ना कहीं से सिर्फ सत्ता के गलियारे में रहते हैं और वहीं से अपनी पहचान बनाते हैं। चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो मनीष वर्मा को आप ले लीजिए, ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी पहचान सत्ता के गलियारे में अपनी चमक दमक की वजह से ही, जो चमक बिखेरते रहते हैं, वो जो उनकी पहुंच है उसकी वजह से रही है। ऐसा नहीं है कि वो नीचे से आए हुए हैं। इसलिए पार्टी के भीतर में एक असंतोष भी दिखता है कि जो लोग पार्टी का जो कैडर है उसके भीतर में एक असंतोष दिखता है कि ये ऐसे ही लोगों को ज्यादा जवाब, जैसे आरसीपी सिंह लाए गए थे, आरसीपी सिंह भी तो आईएएस अफसर थे, उनको वहां से ला करके यूपी से लाया गया, फिर उनको रिजाइन करवाया गया, फिर पार्टी ज्वाइन करवाया गया, राज्यसभा भेजा गया। उसके बाद तो सबने देखा कि आरसीपी के साथ रिश्ते कैसे खराब हुए उनके। तो एक जो मैं जो कह रहा था कि नीतीश जी की बनावट और जो बुनावट है, उसमें ये आप समझ सकती हैं कि ये दिक्कत उनकी जो निर्भरता है ऐसे लोगों पर, उसकी वजह ये है। जी जी बिल्कुल, आपके पास मैं लौट रही हूँ और काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, लेकिन इस सब के बीच हेमंत अत्री जी जब हम बात कर रहे हैं, तो अभी मैं खबर देख रही हूँ कि इमरजेंसी की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। ये अमित शाह ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जो है, अधिसूचना वो जारी कर दी है। और दूसरी तरफ एक और जो महत्वपूर्ण खबर है, ये बयान है बाकायदा तौर पर नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी ने ये कहा है कि जो जाति की बात करता है मैं मतलब उसको लात दूंगा। बाकायदा तौर पर उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है नितिन गडकरी ने। जातिवाद की भी जो राजनीति करता है मतलब उसको वो एक लात देंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही है। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा कि राहुल गांधी का एक आपने ट्वीट देखा होगा अभी, जो स्मृति ईरानी को लेकर उन्होंने किया है। अंग्रेजी में ट्वीट है, हिंदी में ट्रांसलेशन उसका यह है कि जीवन में हार जीत तो होती रहती है, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वो श्रीमती स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को दुर्भाग्यशाली बनाना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं है। तो एक तरह से बड़ा दिल दरिया दिल जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने दिखाया। हमें पता है कि स्मृति ईरानी की पूरी सियासत का बेस ही सिर्फ राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही घूमता है। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक उन्होंने कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनके लिए किया है, उसके बाद भी राहुल गांधी ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इन बयानों की बात इसलिए कर रही हूँ कि दो फर्क आप देखिए। एक तरफ जो राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं और जिस तरह की क्या दरिया दिली या फिर जिन बिगर इश्यूज पर वो बात कर रहे हैं जो कि जन सरोकार से जुड़ी हुई हैं, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इमरजेंसी, नेहरू, इस सब से आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं बीजेपी। या मैं ये कहूं
कि जो संविधान को बचाने और लोकतंत्र को बचाने की का पूरा कैंपेन जो हमने लोकसभा के चुनाव में देखा, और उसकी वजह से जो करारी शिकस्त का सामना जो उनको करना पड़ा, क्या आपको लग रहा है ये उसकी काट के तौर पर पेश किया जा रहा है? हालांकि हमारी टॉपिक से ये थोड़ी अलग है बात, लेकिन यहाँ बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले दिनों में, कुछ चंद महीनों में ही, एक नहीं 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और अगले साल बिहार भी इसमें शामिल है। क्या इन तमाम चीजों से जो घटक दल हैं वो क्या कंफर्टेबल रहेंगे उनके साथ, जिस तरह की तमाम हरकतें या जिस तरह की तमाम तरह की के स्टेप्स जो है बीजेपी उठा रही है, जहां पर जन सरोकार की कोई बात नहीं है? गुजरात का वो वीडियो हमने देखा जहां पर 10 वैकेंसी के लिए हजारों की तादाद में युवा थे, और बात यहां पर आप इमरजेंसी की कर रहे हो, उससे आगे ही नहीं निकल पा रहे आप। समझना पड़ेगा। देखिए, मोदी जी, अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा के चुनाव परिणाम को 1.25 महीने के बाद भी पचा नहीं पाई है। ये आपने हर जगह देखा। उनके चेहरे पर कोई उमंग नहीं है, कोई जोश नहीं है, और चेहरे का जो होता है ना ग्रेस फॉल हो जाना, उस तरीके का उनका लटका हुआ चेहरा लगातार सबने देखा, पार्लियामेंट के अंदर भी देखा और तमाम जगह। उनका सबसे बड़ी दुखती रग क्या है? मोदी जी का वर्किंग स्टाइल। मोदी जी का वर्किंग स्टाइल क्या है? ऑटोक्रेट, कि वो ना किसी की सुनते हैं, ना किसी से सलाह करते हैं, जो उनके मन में आता है आकाशवाणी होती है और वो तुरंत उस चीज को लागू कर देते हैं। वैसे तमाम फैसले देश ने देखे। अब आप एक चीज समझिए कि 3 महीने के अंदर अब चुनाव होने जा रहा है, पहले जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद जिन 3 स्टेट्स का आपने नाम लिया, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। भारतीय जनता पार्टी के पास यहां दिखाने के लिए क्या चीज है? कोई एक चीज उन्होंने लोकसभा चुनाव में बताई हो कि हम आपके लिए ये करेंगे, या अब कोई अचीवमेंट ऐसी हो गई हो कि साहब हमने जनता के लिए ये कर दिया और इस बेसिस पे आप हमें वोट दिए, या हमारा ये विजन है, अगर हमारी सरकार आई तो हम आपको ये करेंगे। उनके पास ऐसी कोई चीज ना लोकसभा में थी ना आज है। तो उनके पास क्या है? उनके पास लफाजी और जबानी जमा खर्च है। उनको ये पता है कि जब चुनाव में जाएंगे, अभी जम्मू कश्मीर की बात हो, वहां भी संविधान का जिक्र आएगा। आपको पता है वहां कब से चुनाव नहीं हुए, जो चुनी हुई थी वो विधानसभा थी, उसको भंग कर दिया गया था किस तरीके से। अब इनके पास क्या ऑप्शंस क्या है? इनको ये पता है कि विपक्ष फिर संविधान की बात करेगा, फिर इनके जो कार्यशैली उसकी बात करेगा। तो इसलिए ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, जो मोदी का स्टाइल है। संविधान हत्या दिवस और फलां दिवस ये पहले भी करते हैं, कोई नई बात नहीं है। इनका इमरजेंसी से कोई लेना देना नहीं है। और अगर सच पूछो, आप अगर रिकॉर्ड की बात करें, अगर आप आर्कियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट देखेंगे, तो आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख ने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का स्वागत किया था। वो चिट्ठी पब्लिक डोमेन में, किताबों में भी छपी हुई है, उसका जिक्र नहीं करते। इनका केवल क्या है कि जो चीज जिसपे ये फंस सकते हैं, जैसे संविधान की बात थी, आरक्षण की बात थी, वो इनके लिए इस चुनाव में लोकसभा में काउंटर प्रोडक्टिव हुई। इनको ये पता है कि मोदी की कार्यशैली अल्पमत की सरकार के बावजूद नहीं बदली है, उनकी शब्दावली नहीं बदली है, उनके तेवर नहीं बदले हैं विपक्ष के प्रति। वो विपक्ष के नेताओं को आज भी उतना ही डिमीन करते हैं। एक तरफ आप राहुल गांधी को देखिए, उन्होंने संसद के अंदर भाषण दिया, मोदी को मेरिट्स के ऊपर टारगेट किया, उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया, आरएसएस को किया, उनके धार्मिक विभाजन की राजनीति को टारगेट किया। इनके पास उसकी काट नहीं है, तो इन्होंने उसको मिस अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की। क्या कहा कि ये हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं, जबकि स्वयं शंकराचार्य जी ये कह चुके हैं कि उन्होंने कई हिंदुओं को हिंसक नहीं कहा, सारा देश कह रहा है। तो इनकी जो राजनीति है वो आपको समझनी पड़ेगी, वो कंप्लीटली मिस अप्रोप्रिएशन की राजनीति है। अर्थ का अनर्थ कर दीजिए, मुद्दों से भटका दीजिए, डिलीवरी की बात मत कीजिए, एजेंडा की बात मत कीजिए, गवर्नेंस की बात मत कीजिए, विजन की बात मत कीजिए। तो कीजिए क्या कि जिस चीज से लोगों के अंदर विभाजन पैदा हो। और विभाजन किस चीज का? कहीं पे धार्मिक विभाजन करेंगे, कहीं पे जातीय विभाजन करेंगे, कहीं पे लीग से हट करके चंद फैसले लेंगे। तो ये इनका टिपिकल स्टाइल है। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की है इनके पास, महाराष्ट्र में मराठा बनाम नॉन मराठा कर देंगे, हरियाणा में जाट बनाम नॉन जाट कर देंगे, राजस्थान में मीणा वर्सेस गुज्जर कर देंगे। यही इनका खेल है, इसके अलावा इनको कुछ आता नहीं। तो ये सारी चीज जब आएंगी तो बेसिकली अब जब चुनाव में आप जाएंगे, अब लोकसभा में चुनाव का बजट सेशन आ रहा है, अभी आपको क्या लगता है कि मोदी जी के शासन का 11वां साल शुरू हो गया, 3rd टर्म शुरू होगी। आज तक मोदी जी ने किसी आम आदमी को, छोड़ दिए सारी बातें, आयकर के नाम पर कोई 1 रुपए की राहत मिली है क्या किसी आम आदमी को? 1 नए पैसे की? जवाब है ना। और उद्योगपतियों को उन्होंने कितने की कर राहत दी कॉर्पोरेट टैक्स में? केवल 15 लाख करोड़ की।
कल्पना कर सकती हैं आप? और फिर वो कहते क्या है कि मैं तो गरीबों के साथ हूं। गरीबों के लिए तो शौचालय और मोदी और उनके दोस्तों के लिए सचिवालय, ये कब तक चलेगा? गरीब की भी तो कुछ आकांक्षाएं हैं ना, उनके भी कुछ सपने हैं। इस देश के यूथ की जो आज गत है, आपने भरूच का जिक्र किया कि 10 पोस्टों के लिए जो हालत है, एक्चुअल में बुशरा जी वही गुजरात मॉडल है, वही है गुजरात मॉडल। इसको देश को बहुत जब तक समझ में आएगा तब तक आप देखिए होगा क्या। जो नीतीश कुमार का जो सुशासन है वो दिख रहा है। आपने पूरे देश में ऐसे पुल बहते हुए दिखे क्या? कहीं एक जगह मुझे बता दीजिए। अच्छा, ये कोई कोइंसिडेंस थोड़ी है कि आज पुल गिर गया, कल कोई ऐसी चीज थोड़ी कि कॉन्स्पिरेसी के तहत गिर गई। ये इट शोज द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द स्टेट, और किस तरीके से स्टेट के खजाने को लूटा जा रहा है, और किस तरीके से उन पुल बनाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, किस तरीके से उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है। और फिर नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं सुशासन बाबू हूं। अगर ये सुशासन है तो माफ कीजिएगा, वही तो मोदी जी भी तो कहते हैं। मोदी जी सारे काम करते हैं अडानी और अंबानी के, और है किसके साथ? गरीबों के साथ। वही तो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। अब जो हेमंत जी जो बात कह रहे थे अभी कि वो जो मुद्दा है जब जरूरत पड़ती है तो विशेष राज्य का दर्जे का जिक्र कर लेते हैं, जब चुनाव निकल जाता है तो भूल जाते हैं। अरे पटना जैसी यूनिवर्सिटी को अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते तो फिर किस बात पे आप उनको अलायंस में सपोर्ट कर रहे हैं? कितनी छोटी सी बात है ये, लेकिन वो भी नहीं करवा पा रहे। और उसका कितनी बार उन्होंने प्रेशर डाला। आपने सबको पता है कि जब दिल्ली में सरकार बनी मोदी की तो आपने कोई विश लिस्ट उनको नहीं दी, आप हैसियत उनके साथ कोई बार्गेनिंग कर पाए। आपने सरेंडर किया, और सरेंडर भी अनकंडीशनल किया। उसका परिणाम सारे सांसद के सामने है। और जो आपने एक सवाल पहले जिक्र किया जिसका कि नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे, नीतीश के पास अब वो विकल्प ज्यादा मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली में बैठ के। और उसका कारण समझिए क्या है। अब बिल्कुल सामने खड़े हैं तेजस्वी चैलेंजर के तौर पर, और उनको पता है कि ना नीतीश के सामने पास कुछ है और ना बीजेपी के पास कुछ है। लोकसभा चुनाव में बेशक उनको सीट न मिली, उनको और उनके अलाइंस को, लेकिन उनका ग्राउंड वर्क इज रेडी, और वो खाली नहीं बैठे हुए हैं, वो लगातार जनता के बीच में है। नीतीश की सेहत का भी सवाल है। वो सारी चीजें, नीतीश चुनाव किस बात पे लड़ते हैं? जैसे साथी कह रहे थे, नीतीश केवल अंक गणित और समीकरणों पे, जातीय समीकरणों पे चुनाव लड़ते रहे। आपके पास ज्यादा सीट हुई तो आपके साथ हो गए, मेरे पास ज्यादा सीट हुई तो मेरे साथ हो गए। कोई इसमें कोई भी विचारधारा की बात तो है नहीं, सिद्धांतों की बात तो है नहीं। दिस इज रैंक अपॉर्चुनिज्म। जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात, ये स्थिति रही है। लेकिन एक चीज आप भूल जाइए कि नीतीश अब पलटी मार सकते हैं। इस बार लालू वो वाली चीज, क्योंकि 2 बार हो चुका है लालू के साथ, और उसी के कारण हो सकता है तेजस्वी बेचारे पिछली बार भी सत्ता से स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में बाहर रह गए थे। तो इस बार नीतीश के लिए डू और डाई की स्थिति है, और उनको एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। ना तो बीजेपी, क्योंकि 74 सीट तो उनकी है, नीतीश की तो 43 ही है, छोटे पार्टनर है, उसके बाद मुख्यमंत्री है, किन्हीं कारणों से है। और आप ये समझिए, जो मैंने आपको 1-2 शो में पहले भी कहा, अक्टूबर के जो 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे, उसके बाद क्या होगा नायडू का और नीतीश का, जो संकेत है बीजेपी इज गोइंग टू लूज दोज इलेक्शंस। उसके बाद मोदी के ऊपर तमाम तरह का प्रेशर आएगा, तब उनका क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि नीतीश के सारे एमपी भाग जाए, ऐसा तो नहीं कि चंद्रबाबू के एमपी भाग जाए, क्योंकि फिर उनको ऑपरेशन लोटस चलाना पड़ेगा, 272 अपने जुगाड़ने पड़ेंगे। तो उन सारी चीजों से भी भयभीत है नीतीश। इसीलिए वो चाहते हैं कि किस तरीके से चुनाव विधानसभा के साथ हो जाए, कुछ नंबर बढ़ जाए, सम्मानजनक नंबर आ जाए। लेकिन अब आप देख रही है, नई चीज आपके ध्यान में नहीं आई, प्रशांत किशोर का खेल शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर को लॉन्च कर दिया गया है। प्रशांत किशोर लोगों की बात करेंगे, वही मोदी की तरह वो बात करेंगे गरीब की, और वो बैटिंग करेंगे अडानी के लिए। प्रशांत किशोर का आपने चुनाव के दौरान देखा, अभी लोकसभा चुनाव में उनके कहने या ना कहने का कोई अर्थ था क्या? चुनाव पूरा हो चुका था, एग्जिट पोल आ रहे थे, उन्होंने किस तरीके से कितने चैनलों को क्या क्या इंटरव्यू दिए, किसके लिए बैटिंग कर रहे थे वो? क्या वो मोदी के लिए उन एग्जिट पोल को ठीक स्टैब्लिश, क्रेडेंशियल्स स्टैब्लिश तो नहीं कर रहे थे? ही वॉज 100% बैटिंग फॉर नरेंद्र मोदी, और वो आज से नहीं है, वो लगातार है। लेकिन बिहार की जनता क्या उनको उतना फुट स्पेस देगी, नहीं देगी? क्या स्थिति रहेगी? देखिए, नाम बड़ा होना एक बात है, और जनता के अंदर से वोट मिल जाना बिल्कुल एंटायरली दूसरी बात है। तो क्या उनको वो फुट होल्ड मिलेगा? मुझे इसमें बहुत
शीर्षक पहले पासवान के बेटे को जो यूज करके चिराग को आपने ध्यान होगा तो पिछली बार इलाज किया था नीतीश का, उनकी सीट 43 पे कैसे आई थी? इसी तरीके से तो आई थी कि जहां जहां उनके कैंडिडेट खड़े हुए उन्होंने हरवा दिया जेडीयू इनके कैंडिडेट्स को। तो अब प्रशांत किशोर का भी वही रोल होगा क्या? क्योंकि प्रशांत किशोर तो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में तो है नहीं, तो उनका क्या रोल है? तो हर बार वो हर एक स्टेट में इस तरह के प्रोडक्ट्स लेके आते हैं अपने समीकरणों को साधने के लिए। तो बहुत रोचक स्थिति है बिहार की, जैसी हमेशा होती है, लेकिन इस बार लालू उनको कोई स्पेस देंगे पलटी मारने का, ये मुझे लगता है कि ये व्यवहारिक नहीं है, ऐसा होगा नहीं। जी बिल्कुल, और क्योंकि आपने लालू प्रसाद यादव का जिक्र किया है और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कई, महत्वपूर्ण बिंदु, और जिस तरह से प्रशांत किशोर की आपने बात कही है, और प्रशांत किशोर ने ही ये कहा है कि वो तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट जो है उतारने जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो 75 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट देंगे, और जाहिर सी बात है कि अगर वो अति पिछड़ों की, दलितों की, मुसलमानों की अगर इनकी राजनीति कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं, लेकिन जेडीयू का, क्योंकि उनका वो वोट बैंक है, और उसके साथ साथ आरजेडी और कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है उसका नुकसान करने की फिराक में है। हालांकि वो कितना कर पाएंगे, क्योंकि वोटर अब उतना वो नहीं रहा है, अब वोटर बहुत समझदारी से वोट कर रहा है, और हमने इस लोकसभा के 2024 के चुनाव में देखा था कि तमाम जो बी टीम्स थी उनको सबको पूरी तरीके से नकार दिया था, ये हमने देखा था। लेकिन हेमंत कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जब ये कहते हैं, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि अगस्त तक की है ये सरकार, वो उन्होंने ऐसे ही कह दिया था या राजनीति के माहिर लालू प्रसाद यादव के पास कोई बेस है ये बात करने का? और प्रशांत किशोर की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि जरूरत से ज्यादा मीडिया का एक धड़ा उनको इम्पोर्टेंस देता है, वो पता है कि वो क्यों देता है, कहाँ से कहा जाता है उनको वो इम्पोर्टेंस देने के लिए, क्यों बार बार उनके इम्पोर्टेंट इंटरव्यूज जो हैं वो किए जाते हैं, हालांकि वो फेल एक तरह से पूरी तरीके से साबित हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, और हालत ये हो गई थी कि आरजेडी को एक लेटर तक जारी करना पड़ रहा था, प्रशांत किशोर जिस तरह से गांव गांव घूम रहे थे उसके बाद, कि कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर कंफ्यूजन जो है वो पैदा हो रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस सब को और लालू प्रसाद यादव के उस बयान को? दूसरा जी, लालू जी का जो बयान है, वो लालू जी का बयान इस रूप में आप उसको देख सकती हैं कि वो कोई डेडलाइन के लिहाज से उसको आप नहीं देखिए, वो देखिए कि जिस तरह से मोदी जी की सरकार फंसी हुई है, तो लालू जी जैसा सधा हुआ राजनेता क्या करेगा? वो कुछ ऐसा कंकर फेंकेगा कि तालाब में तरंग काफी उठे। तो ये तरंग, तालाब में तरंग उठाने की कोशिश थी, और ये करके लालू जी, क्योंकि आप नीतीश जी की पार्टी में संजय झा को महत्वपूर्ण भूमिका देना, मनीष वर्मा को महत्वपूर्ण भूमिका में लाना, नीतीश जी के पार्टी के भीतर बहुत सारे असंतोष जो है उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। तो इन सब सवालों के बीच में ये लालू जी ने एक तरह से पत्थर फेंका तालाब में ताकि तरंग उठे। उसका डेडलाइन वैल्यू मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा उसमें नहीं है। और अब जो प्रशांत किशोर की जो बात है, प्रशांत किशोर के बारे में मैं समझता हूं कि उनका पूरा टारगेट ये है कि वो बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, इस बात से मैं सहमत हूं। और उनका एजेंडा है कि जो एंटी बीजेपी वोट है उसको छिन्न भिन्न कैसे किया जाए, इस एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में, मैं गांव से भी बहुत जुड़ा हुआ रहता हूं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मैंने गांव में देखा है उनकी गतिविधि को, वो तो जो पूरा उनका जो लश्कर चलता है वो एक तरह से उसमें कारपोरेट कल्चर भी है, और उसमें मुगलों के जमाने की पूरी राजशाही भी आपको साफ साफ दिखेगी। वो एक एक कैंप उनका लगता है, एक एडवांस कैंप आगे रहता है, एक कैंप गाड़ी पर रहता है, 3 कैंप एक साथ उनका चलता है। एक का तंबू उखड़ता है, फिर वो अगले का गड़ा हुआ होता है, फिर दूसरे के बीच वाले का वो करता है, इस तरह से चलता है। तो समझिए कितना खर्चीला वो पूरा कैंपेन है उनका। लेकिन गांव में जो है उसको देखने की जरूरत है कि वो गांव में क्या करते हैं। गांव में जो बीजेपी का वोटर और सपोर्टर जो दिन रात बीजेपी को डिफेंड करता है, बीजेपी को वोट करता है, वो इनके सारे कार्यक्रमों में शामिल होता है। वो इनको माला भी पहनाता है, इनको चादर भी देता है, इनको पाग भी पहनाता है, और इनके लिए, इनके पक्ष में नारेबाजी भी करता है। तो और उसमें ज्यादातर आगरी जाति के लोग होते हैं, और जो इन्होंने नेतृत्व जो दिया है जन सुराज में पूरे बिहार में, वो जो नेतृत्वकारी भूमिका में है उसमें भी आगरी जाति के लोगों को ज्यादा महत्व दिया गया है।
अब बाकी की जो मध्यवर्ती जातियां हैं, चाहे जो अनुसूचित जाति है, ऐसे लोगों की जो भूमिका क्या है? ऐसे लोगों की भूमिका इनके पार्टी में, इनके जन सुराज में वो पैदल सेना वाली भूमिका है। वो पैदल सेना के रूप में, तो वो आखिरकार क्यों इनसे जुड़ रहे हैं? इसलिए जुड़ रहे हैं कि जो जो एक राजनीतिक आकांक्षा जो होती है नौजवानों में, ये नौजवानों को काफी टारगेट कर रहे हैं, खास करके मिडिल क्लास, ये मध्यवर्ती जातियों के जो नौजवान हैं उनको टारगेट कर रहे हैं कि ताकि उनके भीतर जो राजनीतिक आकांक्षा है, और एक तरह से कोई राजनीति को लेकर कोई बहुत दिशा नहीं है, लेकिन जब आप गरीबी की बात करते हैं, अशिक्षा, ये शिक्षा के कुप्रबंध की बात करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, तो ये ऐसे कोर एरिया है जो किसी को अपील करता है। और इसको लेकर के नौजवानों में एक तरह से उत्सुकता जगती है, चलो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इन सवालों पर बात करता है। लेकिन वहीं पर जो जो व्यक्ति 75 मुसलमानों को वोट देने की बात करता है, लेकिन वह इस देश में मुसलमानों को द्वैम दर्जे का नागरिक बनाने की पूरी जो राजनीति बीजेपी की चल रही है, उस पर एक लाइन में नहीं बोलता है। बीजेपी एक मुसलमान को टिकट नहीं देती है, क्यों नहीं देती है, इस पर वो नहीं बोलता है। तो ये इससे साफ साफ लगता है कि इन सवालों पर उनकी चुप्पी जो है वो दिखाती है कि उनका एजेंडा कहाँ है, क्यों वो चुप है। उनकी हकीकत इसी से खुलकर के सामने आती है कि आखिरकार ये इन सवालों पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। आप देश में आज की तारीख में सबसे जो बेरोजगारी है, वो इतिहास में पहले इस कदर की बेरोजगारी नहीं थी, सबसे ज्यादा महंगाई है। इन सवालों को वो एड्रेस नहीं करते हैं। किन सवालों को एड्रेस करते हैं? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार का सवाल, जो कि काफी पॉपुलर सवाल है। उसमें कहते हैं कि तेजस्वी जैसा 9वीं फेल व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा और आपका बीए पास और इंजीनियर डॉक्टर बेटा जो है वो बेरोजगार घूमेगा। तो आप बताइए कि आप हमको वोट नहीं दीजिएगा तो किसको वोट दीजिएगा? तो ये एक ऐसा सवाल है, और ये नैरेटिव गढ़ने में तो प्रशांत किशोर जी कमजोर है नहीं। तो वो नैरेटिव जब गढ़ते हैं इस तरह का, तो लोगों को अपील करती है ये बात। यहाँ पर एक चुनौती है जो जिसको मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि जो इसको प्रशांत किशोर को आप बहुत लाइटर ढंग से नहीं ले सकते हैं, अगर, क्योंकि ये जो अभी आरजेडी ने जो चिट्ठी जारी किया जगदानंद सिंह ने कि हमारे लोग प्रशांत किशोर के जनसुराज से के साथ संपर्क में आ रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, उनको चेतावनी दी जाती है कि आप उनसे दूर रहें, और उनका नाम लिखा प्रशांत किशोर पांडे। ये मैं समझता हूं कि बहुत ही बचकाना चिट्ठी था। इस तरह की चिट्ठी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। आप उनको पांडे बताकर क्या करना चाहते हैं? जगदानंद सिंह तो खुद राजपूत है, वो तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है। तो ये आप उसमें वहां पर सवर्ण एजेंडा कोई मतलब नहीं है। वहां पर प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको रेखांकित करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि प्रशांत किशोर अगर आपके वोटर समूह को टारगेट कर रहे हैं, खास करके यूथ को टारगेट कर रहे हैं, तो आप अपने यूथ के लिए क्या कार्यक्रम लेकर के जमीन पर काम कर रहे हैं? रोजगार के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, या कैंपस के जो राजनीतिकरण और सांप्रदायिकरण हो रहा है, इसके सवाल पर क्या आप यूथ को एजुकेट कर रहे हैं? उनको आप गोलबंद कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं? ये नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर इस क्षेत्र को अगर आप पूरी तरह से खाली छोड़ दीजिएगा, तो उस स्पेस को प्रशांत किशोर जैसे लोग अपने पक्ष में भुनाने में कामयाब होंगे। अगर ये कामयाब होते हैं तो आपके वोट बैंक में भी सेंधमारी होगी, और अगर वो उम्मीदवार खड़े कर देंगे तो नतीजा क्या होगा? वोट किसका कटेगा? बीजेपी का वोट नहीं कटेगा, वोट कटेगा आरजेडी का। इस बात को देखने की जरूरत है, और प्रशांत किशोर इसी को टारगेट करके काम कर रहे हैं। वो इतना जो पैसा खर्च हो रहा है उनका, जो चाहे जहां से भी आ रहा हो, वो पैसा ऐसे ही नहीं बहाया जा रहा है, वो पैसा उससे रिटर्न लेने के लिए बहाया जा रहा है। और प्रशांत किशोर को कुछ लोग कहते हैं कि वहां एक पुष्पम प्रिया नाम की एक युवती थी जो उसने भी एक पार्टी बना ली थी। तो पुष्पम प्रिया वो नहीं है। प्रशांत किशोर पूरी तरह से मजे हुए, वो आप उनको राजनेता कर लीजिए, रणनीतिकार कर लीजिए, कौन सी पार्टी है जिसको जो अछूता है जिसमें वो नहीं गए हैं? तो राजनीति के तो रगरग को जानते हैं, तो उनको इतना लाइटर वेन में लेने की जरूरत नहीं है। और आरजेडी ने चिट्ठी जारी करके किसको रोक लीजिएगा? आपको रोकने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने आधार समूह को इंगेज करना पड़ेगा ना। वो आप इंगेज नहीं कर रहे हैं, उनको आप इंगेज नहीं करेंगे तो जहां तहां चले ही जाएंगे। आप उनको यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर लिख करके
सांप्रदायिकता पर, संविधान पर खतरे पर, लोकतंत्र के खतरे पर। लेकिन आप जमीन पर अगर कोई आंदोलन नहीं करते हैं तो आपके साथ दिक्कत होगी। दूसरी बात मैं अंतिम बात करना चाह रहा हूं कि नीतीश कुमार के सामने अगर ये मजबूरी आई है कि वो विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के फिर से सवाल उठा रहे हैं, उनके मंत्री सवाल उठा रहे हैं, तो इसलिए उठा रहे हैं कि बिहार में लेफ्ट की ओर से इस पर आंदोलन शुरू होने जा रहा है इसी महीने से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, और ये सीपीआई इस आंदोलन को शुरू करने जा रहा है। और सरकार के सामने एक चुनौती है कि विपक्ष इस बात को लेकर के चैंपियन न बने, इसलिए हम इसको आगे आगे लेकर के चले ताकि जनता के बीच में कहा जाए कि हम भी इस मांग को उठा रहे हैं। और सीपीआई के पास आज की तारीख में 12 विधायक हैं, उनके 2 एमपी हैं लोकसभा में, लेकिन पार्टी छोटी है, लेकिन उसकी अपील काफी दूर तक और काफी मजबूत है पूरे बिहार में। तो इस बात को नीतीश कुमार को भी ये समझ में आ रहा है, क्योंकि जो उसकी अभी मुझे लगता है कि एक पिछले ही सप्ताह उसकी मीटिंग हुई और उसके बाद में उसने पार्टी ने जो प्रोग्राम जारी किया है उसमें विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के पूरे राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई है। तो विपक्ष का भी एक बहुत बड़ा दबाव है जिसको लेकर के नीतीश जी को लगता है कि इसको अब अपने फ्रंट से भी हम लोग इसको आगे रखें ताकि ये कहा जाए कि हम भी इस सवाल को लेकर के चिंतित हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। जी जी, जाहिर सी बात है। तो बिहार की सियासत जो है खूब गर्माती हुई नजर आ रही है। उसके तमाम जो एंगल्स हैं, आयाम हैं, उन सब पर हमने बात की है। लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि नीतीश कुमार जिस तरह की मांग लगातार कर रहे हैं, जो जिस तरह की पोस्चरिंग कर रहे हैं, क्या उसका फायदा उनको होता है और क्या उनकी मांगे किसी भी तरीके से, चाहे जितनी भी वो मांगे रख रहे हैं, उनमें से क्या कुछ हद तक बीजेपी या नरेंद्र मोदी मानते हुए नजर आते हैं? क्या बिहार को इस बार बजट में कुछ ऐसा स्पेशल दिया जा सकता है जिससे नीतीश की फेस सेविंग हो? क्योंकि लड़ना तो नीतीश कुमार को चुनाव आगे बीजेपी के साथ है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आगे क्या होने जा रहा है, इस पर जाहिर सी बात है तमाम इसके जो एस्पेक्ट है उस पर हमने चर्चा की। आने वाला बजट सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि इस बार का बजट सेशन 2019 वाला नहीं बल्कि डिपेंडेंट सरकार वाला है, तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए अपना। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। और 7 बजे आप जरूर जुड़िएगा न्यूज पॉइंट में राजीव जी के साथ, और इसके अलावा तमाम हमारी वीडियोस को सराहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। नमस्कार।